नमस्कार। आज हम भारत के संविधान की बात करेंगे, लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये एक पूरे देश की कहानी है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस कहानी को लिखने में करीब करीब 200 साल लग गए। और इसकी शुरुआत हमारी आज़ादी की लड़ाई से नहीं, बल्कि एक ट्रेडिंग कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए ब्रिटिश कानूनों से हुई थी। तो चलिए इस जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या बिना नियमों के कोई खेल खेला जा सकता है? क्रिकेट हो या फुटबॉल, सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। ठीक वैसे ही एक देश को चलाने के लिए भी तो नियम चाहिए, और भारत के लिए वो सबसे बड़ी रूल बुक है हमारा संविधान। ये हमें बताता है कि भाई सरकार कैसे चलेगी, उसकी शक्तियां क्या है, और सबसे जरूरी बात, ये हम नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। तो ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये हमारी कहानी का एक तरह से रोड मैप है। हम सफर शुरू करेंगे 1773 से और एक एक करके देखेंगे कि कैसे इन कानूनों ने भारत की किस्मत को एक नई दिशा दी। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी। आई तो थी मसाले बेचने, लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत पर ही कब्जा करके बैठ गई। पर जानते हैं, व्यापारियों से शासक बनने का ये सफर ना बहुत मैसी था। कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन इतना ज्यादा बढ़ गया कि लंदन में बैठी ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब दखल देना ही होगा। और बस इसी दखल का नतीजा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। समझिए, ये भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल का पहला बड़ा कदम था। इसने क्या किया? जो बिखरी हुई पावर थी उसे एक जगह लाने की कोशिश की। बंगाल के गवर्नर को अब बना दिया गया गवर्नर जनरल, और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उसके अंडर कर दिया। मतलब एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। और साथ ही कानून का राज दिखाने के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया गया। लेकिन एक नया सिस्टम बनाया तो उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ भी थी। एक तरफ गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, और दूसरी तरफ नया सुप्रीम कोर्ट। अब सवाल ये था कि भाई असली बॉस कौन है, फाइनल बात किसकी मानी जाएगी? और इसी कंफ्यूजन की वजह से सरकार और अदालत के बीच एक जबरदस्त पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। तो इस टकराव को, इस झगड़े को सुलझाने के लिए एक नया आइडिया सामने आया। इसे कहा गया डुअल कंट्रोल या दोहरा नियंत्रण। मतलब एक सिस्टम पर कंट्रोल सेंटर दो। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता था। इसके लिए आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसने पावर को साफ साफ बांट दिया। कहा गया कि देखो, कंपनी के जो कमर्शियल मामले हैं, जो व्यापार हैं, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, लेकिन भारत के राजनीतिक, सैनिक और रेवेन्यू से जुड़े सारे मामले अब ब्रिटिश सरकार का बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालेगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ी बात हुई। पहली बार कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को ऑफिशियली भारत में ब्रिटिश पोजेशंस यानी ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। इसके बाद तो जैसे चार्टर एक्ट्स की एक पूरी सीरीज ही आ गई, और इन्होंने धीरे धीरे कंपनी को एक ट्रेडिंग बॉडी से बदलकर पूरी तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहले कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली खत्म की, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब पावर और भी सेंट्रलाइज हो गई। और आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्न बनाने के लिए सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन भी शुरू कर दिया। तो अब तक सब कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में धीरे धीरे आ रहा था। लेकिन फिर आया साल 1857, एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा विद्रोह जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया, और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दी। 1857 के विद्रोह के बाद लंदन में ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि एक ट्रेडिंग कंपनी अब भारत जैसे इतने बड़े और विशाल देश पर शासन नहीं कर सकती। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ था। तो 1858 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। भारत की सत्ता अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में। वो डुअल कंट्रोल वाला पुराना सिस्टम, वो भी खत्म। और गवर्नर जनरल को अब एक नया नाम मिला, वाइसरॉय, जिसका मतलब था क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार की सोच में भी एक बदलाव आया। अब फोकस सिर्फ कंट्रोल पर नहीं था, बल्कि इतने बड़े देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने पर था। और उन्हें यह समझ आया कि इसके लिए भारतीयों को इस प्रोसेस में शामिल करना ही पड़ेगा। और ये जो चार्ट है ना,
ये यही दिखाता है कि भारतीयों को शामिल करने की ये प्रक्रिया कितनी कितनी धीमी थी। शुरू में तो बस कुछ गिने चुने इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ी, इनडायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई। हाँ, ये कोई असली पावर नहीं थी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की तरफ ये पहला छोटा सा ही सही पर एक कदम तो था। तो इन सुधारों को अगर आप देखें तो पहले भारतीयों को बस काउंसिल में शामिल किया गया, फिर थोड़ा और आगे बढ़कर बजट पर सवाल पूछने जैसे बहुत लिमिटेड अधिकार दिए। लेकिन 1909 का मॉर्लेमेंट ऑफ रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत की, मतलब मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल। इसका सीधा मतलब था कि मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकते थे, और इस एक फैसले का भारतीय राजनीति पर बहुत ही गहरा असर हुआ। फिर 1919 में एक और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लाया गया जिसे कहते हैं डायार्की या द्वैध शासन। अब इसमें क्या था? इसमें प्रांतों के जो सब्जेक्ट्स थे उन्हें दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए, और दूसरे थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जिन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था। मतलब पावर शेयरिंग का एक और लिमिटेड सा एक्सपेरिमेंट। अब हम आते हैं ब्रिटिश काल के सबसे आखिरी और सबसे बड़े कानून पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे आज के संविधान का सबसे बड़ा सोर्स यही एक्ट है। देखिए, इस एक्ट ने एक फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर तैयार किया, प्रांतों को ज्यादा आजादी दी और पावर को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा। कुछ सुना सुना लग रहा है ना? क्योंकि आज भी ऐसा ही है। इतना ही नहीं, एक फेडरल कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव भी इसी एक्ट ने रखी थी। सच कहें तो ये आजाद भारत के संविधान का एक तरह से पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट ही था। तो ठीक है, हमने ये पूरी लंबी यात्रा तो कर ली, एक्ट्स, तारीखें, कानून सब देख लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भाई ये सारा इतिहास आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? हमें क्यों जानना चाहिए ये सब? क्योंकि ये जो 200 साल का सफर है ना, ये सिर्फ कानूनों के बनने की कहानी नहीं है। ये उन बड़े बड़े आइडियाज के विकसित होने की कहानी है जिन पर आज का भारत खड़ा है। आइडियाज जैसे सेंट्रलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन, यानी शक्ति, जवाबदेही और प्रतिनिधित्व। जब हम और आप वोट देते हैं या अपनी बात आज़ादी से रखते हैं या इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो हम असल में इसी लंबी संवैधानिक कहानी की विरासत को जी रहे होते हैं। ये सब हमें वहीं से मिला है। और इसीलिए ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो अपने अधिकारों को जानता है वही सही मायनों में आज़ाद होता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। कंट्रोल से शुरू होकर संविधान तक पहुंचने का ये 200 साल लंबा सफर हमें हमारी आज़ादी की कीमत और उसके असली मतलब के बारे में आखिर क्या सिखाता है?